वेलकम। दोस्तों इस वीडियो में हम आइडियल जेट प्रोपल्शन साइकिल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों। यानी हम टर्बो जेट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, उसका वर्किंग साइकिल क्या है, वो किस तरह काम करता है और इससे रिलेटेड एक हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आप टर्बो जेट इंजन का प्रॉब्लम और इसकी वर्किंग और इसके कितने कंपोनेंट्स ये समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आएगी। तो सबसे पहले साइकिल समझ लेते हैं दोस्तों। गैस टरबाइन जो हैं वो पावर प्रोडक्शन के अलावा एयरक्राफ्ट इंजन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वजह क्या है? एक तो ये लाइट होती हैं और दूसरा इनका पावर टू वेट रेशो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ये जेट इंजन में, स्पेस क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आज हम टर्बोजेट इंजन को डिस्कस करने लगे हैं दोस्तों। गैस टरबाइन जो एयरक्राफ्ट इंजन में यूज़ होती है वो थोड़ा सा उसका डिज़ाइन जो है वो फ़र्क होता है। उसी हम जो थोड़ी सी वेरिएशन है उसको हम स्टडी कर लेते हैं दोस्तों। एयर एटमॉस्फेयर से इंटर होती है सबसे पहले डिफ्यूज़र में। डिफ्यूज़र क्या करता है? उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देता है। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया, हमें मज़ीद प्रेशर बढ़ाना है, उसके आगे हमने लगा दिया होता है कंप्रेसर। ठीक हो गया दोस्तों। कंप्रेसर में प्रेशर मज़ीद बढ़ गया। यहाँ पर प्रेशर रेशो काफ़ी ज़्यादा होती है, 15 to 20 टाइम्स तक प्रेशर बढ़ जाता है कंप्रेसर से गुजरने के बाद। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये कंबस्टन चैम्बर है। यहाँ पे जो कंप्रेस एयर आती है इसके ऊपर हम फ्यूल इंजेक्टर्स की मदद से फ्यूल स्प्रे कर देते हैं और कंबस्टन का प्रोसेस होता है और एनर्जी पैदा होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसें पैदा होती हैं हम उनको टरबाइन के अंदर एक्सपेंड करवा देते हैं, तो इसके नतीजे में पावर प्रोड्यूस होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा मकसद पावर प्रोड्यूस करना नहीं होता। यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी पावर चाहिए होती है जो कंप्रेसर को चला सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पार्शियल एक्सपेंशन करवाते हैं। यानी जितना गैसेस का प्रेशर होता है उतना हम इस्तेमाल नहीं करते, कुछ हद तक एक्सपेंशन करवा कर बाकी एनर्जी होती है उसको हम नोज़ल से, ये वाला हिस्सा दोस्तों नोज़ल है, नोज़ल में एक्सपेंड करवा देते हैं। अब क्या होता है, इंजन में जो एयर इंटर होती है वो लो वेलोसिटी पे और जो एग्जिट होती है वो हाई वेलोसिटी पर होती है। अब इन दोनों वेलोसिटीज़ के फ़र्क की वजह से एक थ्रस्ट पैदा होती है जिसकी वजह से प्लेन या एयरक्राफ्ट आगे मूव करता रहता है। दोस्तों स्कीमेटिक मैंने आपको समझा दी। अब यही कुछ मैं आपको टीएस डायग्राम पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। 1 से 2 ये डिफ्यूज़र वाला हिस्सा है। यहाँ जब एयर का प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, उसके बाद 2 से 3 कंप्रेशन का जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ से शो कर रहे हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगी। आइडल केस हम ले रहे हैं तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन आगे 2 to 3 और प्रेशर रेशो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर 3 to 4 कंबस्टन चैम्बर के अंदर इस जगह पर जो हीट ऐड हो रही है वो हम शो कर रहे हैं। क्यू इन मैंने शो कर दिया यहाँ पे। और 4 to 5 जैसे ये 4 to 5 टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन होगी और इसके नतीजे में वर्क प्रोड्यूस होगा। वर्क क्या करेगा? ये इस कंप्रेसर को ड्राइव करेगा। ये दोस्तों सेंट्रल शाफ्ट है जिस पे दोनों कंप्रेसर और टरबाइन जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम पार्शियल एक्सपेंशन करवाते हैं और जो बाकी एनर्जी बचती है उसका हम नोज़ल में इस हिस्से में एक्सपेंड करवा देते हैं। तो हाई वेलोसिटी से गैसें निकलती हैं नोज़ल में से और इनकी वजह से अब हाई वेलोसिटी गैसें निकल रही हैं, इंटर हो रही हैं लो वेलोसिटी पर। तो इन वेलोसिटीज़ के डिफरेंस की वजह से एक थ्रस्ट पैदा होती है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट आगे मूव करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये जो साइकिल है और टीएस डायग्राम है ये क्लियर कर दिया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी, कमेंट करो मैं लिखूँगा। पर अगर समझ लग गई है तो लाइक करो। हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। अ टर्बोजेट एयरक्राफ्ट flies with the velocity of 250 meter per second at an altitude where the air is at 30.8 kilopascal and minus 43.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों ये हज़ारों फुट की बुलंदी पे ऊपर एक टर्बोजेट एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है और उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 250 मीटर पर सेकंड। ये सारा डाटा जो गिवन है ये नोट डाउन कर लेते हैं हम। एयर का प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है एटमॉस्फेयर का। अब एटमॉस्फेयर से ही इंटर डिफ्यूजन में इंटर होगी तो इसका मतलब है ये 0.1 के ऊपर डाटा गिवन है। कंप्रेसर हैज़ अ प्रेशर रेशियो ऑफ 9। कंप्रेसर के लॉन्ग जो प्रेशर रेशियो है वो 9 है, यानी 2 से 3 के दौरान जो प्रेशर रेशियो है वो है 9। P3/P2 इज इक्वल टू 9 एंड द टेम्परेचर ऑफ गैसेज एट टरबाइन इनलेट इज 1060 डिग्री सेंटीग्रेड। और टरबाइन के इनलेट पर यानी 0.4 पर ये जब ये टरबाइन में इंटर्न होने लगता है तो टेम्परेचर गिवन है हमारे पास 1060 डिग्री सेंटीग्रेड।
एयर इंटर्स द कंप्रेसर एट अ रेट ऑफ 40 किलोग्राम पर सेकेंड। मैस फ्लो रेट गिवन है हमारे पास। यूटिलाइजिंग कोल्ड एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस डिटरमिन। पार्ट ए है टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैसेज एट टरबाइन एग्जिट। टरबाइन के एग्जिट पर यानी इस पॉइंट 5 पर हमने टेम्परेचर और प्रेशर निकालना है। वेलोसिटी ऑफ गैसेज एट नोजल एग्जिट। नोजल के एग्जिट पर इस पॉइंट 6 पर हमने वेलोसिटी निकालनी है। पार्ट सी है प्रोपल्सिव एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल निकालनी है, यानी इस पूरे एयरक्राफ्ट साइकिल के अंदर जो प्रोपल्शन पैदा हो रही है, ये आगे मूव कर रहा है, उसकी क्या एफिशिएंसी है वो हमने निकालनी है। दोस्तों हमने टरबाइन के एग्जिट पर पॉइंट 5 के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर निकालना है, तो उसके लिए पहले मुझे ये वाले इन टेम्परेचर की ज़रूरत है, 4 पर, 3 पर, 2 पर। अगर मुझे ये वैल्यूज़ मालूम होंगी तो मैं ये इजीली निकाल सकता हूँ। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डिफ्यूज़र के ऊपर एनर्जी एनालिसिस लगाते हैं। अब इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम ट्रीट करेंगे। दोस्तों ये इक्वेशन आएगी H1 प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2। अब दोस्तों डिफ्यूज़र का क्या काम होता है, ये प्रेशर इंक्रीज़ करता है एट द एक्सपेंस ऑफ वेलोसिटी। यानी जब एयर डिफ्यूज़र में से गुजरेगी तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि इसके एग्जिट पर जो वेलोसिटी है वो इनलेट की निस्बत बहुत ही कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसको क्या हम कहते हैं, ज़ीरो। इसको इक्वेशन में मैं थोड़ा रीसेट कर लेता हूँ। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर ओवर 2। दोस्तों स्टेटमेंट में उसने कहा था कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है यूटिलाइजिंग कोल्ड एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस। इसका मतलब ये है कि आपने स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट लेनी है। अब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का मतलब ये है कि हम इंथैल्पी के लिए ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, Cp इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर ओवर 2। अब यहाँ पे मैंने T2 निकालना है क्योंकि मुझे T1 ऑलरेडी गिवन है। Cp की वैल्यू कांस्टेंट है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। V1, अब V1 मुझे चाहिए। दोस्तों हम एज्यूम करते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है ये स्टेशनरी एयर में से मूव कर रहा है, एयर की वेलोसिटी 0 है। अब हम क्या करेंगे, जो एयर की वेलोसिटी हम वही एज्यूम कर लेंगे जितनी इस एयरक्राफ्ट की होगी। तो यानी V1 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी डिफ्यूज़र में जो एयर इंटर होगी वो उसी वेलोसिटी से होगी जिससे एयरक्राफ्ट मूव कर रहा होगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट ने ही उसको एक प्रेशर डिफरेंस देना है जिससे वो एयरक्राफ्ट के अंदर मूव करेगी। क्योंकि वैसे तो एयर स्टिल ही है, तो इसकी वेलोसिटी वही होगी पॉइंट 1 के ऊपर जो एयरक्राफ्ट की है, और वो है 250 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों यहाँ से मैंने T2 निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। T2 आ जाएगा मेरे पास, इसमें वैल्यूज़ प्लग इन कर देता हूँ। T2 है मेरे पास, T1 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, ये -43.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 229.6 केल्विन प्लस V1 वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है 250 स्क्वायर व 2 Cp किस चीज़ के बराबर है जी, 1.005। दोस्तों टेम्परेचर हमारा केल्विन में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब दोस्तों मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इक्विवेलेंट होता है जूल पर केजी के। जूल पर केजी, अगर मैं जूल है वर्क का यूनिट है तो मैं इसको न्यूटन मीटर लिखूं पर केजी। न्यूटन को मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर ओवर किलोग्राम। ये मीटर ये वाला मैंने लिख दिया, किलोग्राम ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों यानी जूल पर केजी और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये इक्विवेलेंट हैं। अब दोस्तों ऊपर तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे है किलो जूल पर केजी केल्विन। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे केल्विन है तो यहाँ पे भी केल्विन ही लाना है यूनिट, दोनों यूनिट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो जूल पर केजी के इक्विवेलेंट है, लेकिन किलो जूल नीचे आ रहा है। तो इस किलो जूल को मैं एडजस्ट करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा ताकि ये दोनों यूनिट्स कंसिस्टेंट हो और मैं ऐड कर सकूँ इन्हें। अगर मैं अब इसको थोड़ा एडजस्ट करूँ किलो जूल पर केजी से, किलो जूल पर केजी कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, ये वाला केल्विन। अब दोस्तों बटे के नीचे है और ये भी बटा है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन केल्विन में ऐड हो रहा होगा। समझ लगी दोस्तों। अब ये हमने थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन की है ताकि ये दोनों वैल्यूज़ सेम यूनिट में हों।
अब यहाँ से मेरे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 260.69 केल्विन। अब हमारे पास T2 आ गया, इसकी मदद से मैं P2 निकालने की कोशिश करता हूँ। T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 K/K-1। अब दोस्तों P1 मेरे पास ऑलरेडी है, T2 मैंने यहाँ पे निकाला, T1 भी गिवन था, तो यहाँ से मैं K की वैल्यू यूज़ करेंगे आप 1.4। कोल्ड एयर स्टैंडर्ड एग्जम्पशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये K और CP की वैल्यूज़ हम कांस्टेंट लेंगे, तो यहाँ से मेरे पास P2 आ जाएगा 48.04 किलो पास्कल। अब दोस्तों P3/P2 हमारे पास गिवन है 9, तो P2 वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो यहाँ से मैं P3 निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा 432.34 किलो पास्कल। और P3 और P4 क्योंकि बराबर हैं, तो P4 की भी यही वैल्यू होगी। अब दोस्तों P3 भी आ गया, अब हम T3 निकालने की कोशिश करते हैं। तो T3/T2 इज इक्वल टू P3/P2 K-1/K। अब दोस्तों P3/P2 की रेशो हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है, T2 हम निकाल चुके, K की वैल्यू आप 1.4 ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास T3 आ जाएगा, जो कंप्रेसर के एग्जिट पे टेम्परेचर है वो आ जाता है हमारे पास 488.38 केल्विन। अब दोस्तों T3 भी आ गया हमारे पास, P3 भी आ गया, T4 हमें ऑलरेडी गिवन है और P4 P3 के बराबर है जो हम निकाल चुके हैं। अब दोस्तों मुझे कंडीशंस चाहिए 5 पर, जो उसने कहा भी है कि आपने T5 और P5 निकालना है। दोस्तों हम आइडियल केस एज्यूम कर रहे हैं जिसमें टरबाइन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतनी पावर प्रोड्यूस करना है कि वो कंप्रेसर को चला सके, यानी कंप्रेसर का वर्क और टरबाइन का वर्क आपस में बराबर होंगे। अब दोस्तों कंप्रेसर का वर्क बराबर होगा H3 - H2 और टरबाइन का वर्क बराबर होगा H4 - H5। अब दोस्तों कोल्ड एयर स्टैंडर्ड असम्पशंस की मदद से हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हम कांस्टेंट लेंगे, CP T3 - T2 के बराबर हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं T4 - T5। CP से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ से T5 निकालना है, तो मैं बाकी टर्म्स को रीएडजस्ट करता हूँ, T4 - T3 - T2। अब दोस्तों T4 मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, T3 मैंने ये निकाला हुआ है और T2 मेरे पास ये है, तो यहाँ से मेरे पास T5 की वैल्यू आ जाएगी 1105.31 केल्विन। दोस्तों ये होगा इस टरबाइन के एग्जिट पर टेम्परेचर। अब दोस्तों T5 आ गया, इसी मदद में मैं P5 निकालने की कोशिश करता हूँ। P5/P4 इज इक्वल टू T5/T4 रेज़ टू पावर K/K-1। अब K की वैल्यू 1.4 ही आप पुट करेंगे। T5 ये हम निकाल चुके, T4 ऑलरेडी गिवन है, P4 ये हमने निकाला था, और यहाँ से मेरे पास P5 आ जाएगा 224.45 किलो पास्कल। अब दोस्तों इस तरह हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों इस पॉइंट 6 के ऊपर जो प्रेशर होगा वो वही होगा जो पॉइंट 1 पर है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 इज इक्वल टू P6। अब T6 मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि ये वैल्यू मैंने आगे थोड़ा जाके इस्तेमाल करनी है। T6/T5 इज इक्वल टू P6/P5 K-1/K। अब दोस्तों P6 ऑलरेडी गिवन है, P5 हम ये निकाल चुके, T5 ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास T6 आ जाता है 26.67 केल्विन। अब दोस्तों पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया, पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। अब दोस्तों एनर्जी एनालिसिस लगाता हूँ मैं इस नोज़ल के लिए, तो मेरे पास ये होगा H5 + V² 5/2 इज इक्वल टू H6 + V² 6/2। अब दोस्तों नोज़ल के एग्जिट पे जो वेलोसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी बनिस्बत इसके इनलेट के, तो ये कम होगी काफ़ी, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास H5 आ जाएगा H6 + V² 6/2 के इक्वल। अब दोस्तों यहाँ से हमने निकालनी है वेलोसिटी
एट नोजल लेजर, यानी V6 निकालना है। तो बाकी टर्म मैं दूसरी साइड पे लेके जाकर एडजस्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 × H5 - H6। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसको मैं H5 और H6 को लिख सकता हूँ 2 × CP × T5 - T6। अब इसकी मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। CP हमारे पास है 1.005, T5 की वैल्यू है हमारे पास 1105.31 और T6 मैंने अभी निकाला 626.67। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा यूनिट्स का इशू है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। CP की वैल्यू है किलो जूल पर kg केल्विन में, टेम्परेचर है हमारे पास केल्विन में, तो ये केल्विन से कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा किलो जूल पर kg। हम क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में डील कर रहे हैं तो वेलोसिटी का यूनिट तो होना चाहिए मीटर पर सेकंड, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया था जूल पर kg जो है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। अब दोस्तों इस किलो जूल पर kg को मुझे जूल पर kg में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ताकि मेरे पास यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड ही है, क्योंकि ऊपर अंडर रूट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड ही बन जाएगा। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास V6 आ जाएगा 980.84 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों ये वेलोसिटी होगी इस नोजल के एग्जिट पर। पार्ट बी हमने सॉल्व कर लिया, अब मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। दोस्तों पार्ट सी में हमने निकालनी है प्रोपल्सिव एफिशिएंसी। प्रोपल्सिव एफिशिएंसी का मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट इंजन जो प्रोपल्शन पैदा कर रहा है, जो थ्रस्ट की फोर्स की वजह से आगे मूव कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी प्रोपल्सिव पावर ओवर हीट इनपुट। Q डॉट इन निकाल लेते हैं पहले। Q डॉट इन ये किस चीज़ के बराबर है, ये इस हिस्से के दौरान जो हीट सप्लाई हो रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m डॉट इंटू H4 - H3। H4 - H3 को मैं लिखता हूँ CP इंटू T4 - T3। अब दोस्तों मैस फ्लो रेट हमारे पास गिवन है 40 किलोग्राम पर सेकंड, CP 1.005, T4 ये भी गिवन है 1060 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करेंगे हर जगह 1333 केल्विन। और T3 ये हम निकाल चुके हैं, यहाँ से हमारे पास पावर इनपुट आ जाएगा 3953.724 किलोवाट। प्रोपल्सिव पावर निकालते हैं। प्रोपल्सिव पावर क्या होगी, थ्रस्ट फोर्स और ज़रबे वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। अब थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगी, मैस फ्लो रेट इनटू थ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से पैदा हो रही है, एग्जिट और इनलेट वेलोसिटी का जो फ़र्क है। एग्जिट वेलोसिटी क्या है, V6 पर है, और V1 जो इनलेट पर है इस पॉइंट पर, इनटू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैस फ्लो रेट हमारे पास कितना है 40 kg पर सेकंड, इनटू एग्जिट के ऊपर वेलोसिटी अभी हमने निकाली 980.84 माइनस इनलेट पे क्या वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट के बराबर, यानी 250 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट आप जानते हैं 250 है। अब दोस्तों इसके यूनिट्स में भी थोड़ा इशू है, वो आपने सेट करना है। वो इस तरह कि मैस फ्लो रेट है हमारे किलोग्राम पर सेकंड में, आगे वेलोसिटी है, इनका डिफरेंस लेंगे तो वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड, और उसके बाद भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये जूल पर kg के इक्विवेलेंट होता है, तो इसकी जगह मैं जूल पर kg लिख के देखता हूँ, किलोग्राम पर सेकंड इंटू किलो जूल पर kg, यानी जूल पर सेकंड। अब ये आ रहा है वाट। अब दोस्तों जो हमने पावर इनपुट निकाली है वो तो हमने निकाली है किलो वाट में, और ये आ रहा है वाट में, तो वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। हो गया दोस्तों, समझ लग गई? समझ लग गई है तो लाइक करो, अगर नहीं समझ लगी तो कमेंट करो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये किस तरह की है। अब यहाँ से हमारे पास प्रोपल्सिव पावर आ जाएगी 7308.4 किलोवाट। अब ये प्रोपल्सिव पावर और पावर इनपुट ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोपल्सिव एफिशिएंसी आ जाएगी 21.5%। अब दोस्तों हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये एफिशिएंसी इतनी कम आई है तो बाकी हमने जो पावर इनपुट की है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो दोस्तों जो बाकी पावर इनपुट है वो जो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है नोजल के अलॉन्ग, कुछ एनर्जी उसमें चली जाती है और बाकी जो एनर्जी बचती है
वो इंथैल्पी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस की सूरत में हम एटमॉस्फेयर को खारिज कर देते हैं। दोस्तों मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं कि आइडियल जेट प्रोपल्शन साइकिल का या टर्बोजेट इंजन का मकसद पावर प्रोड्यूस करना नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ एयरक्राफ्ट इंजन को प्रोपल्शन देना होता है और इतनी पावर प्रोड्यूस करना होता है कि ये कंप्रेसर चलता रहे और वेलोसिटीज़ का इनलेट और एग्जिट के ऊपर डिफरेंस बनता रहे, ताकि एयरक्राफ्ट को प्रोपल्शन मिले, थ्रस्ट मिले, वो आगे मूव करता रहे। दोस्तों मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूं। अगर मैं इस कोशिश में कामयाब हुआ हूं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे फ़ायदा हासिल करें। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।